कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आती हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं अगले भाग में क्या हो रहा है। विराज जिया को देखकर कहता है, तुम्हें बुखार है, और वो उसकी उठने में मदद करता है। तो जिया कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, थकावट की वजह से मुझे बुखार हो जाता है। असल में मेरी बॉडी थोड़ी सी वीक हो गई थी, इसलिए माँ मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती। वो 2 साल पहले हुआ था ना वो हादसा। विराज हैरानी से जिया की तरफ देख रहा था। ये किस हादसे की बात कर रही थी, इसलिए वो पूछता है, तुम किस हादसे की बात कर रही हो? जिया जैसे अपने होश में लौटकर वापस आई। उसने बात को पलटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस एक बार मैं गिर गई थी, उसी की बात कर रही हूँ, और कुछ नहीं। और ये शायद थकावट की वजह से मुझे बुखार हुआ है। 2 रात से अच्छे से सोई नहीं हूँ ना। आज जानता था जिया कुछ छुपा रही है, पर उसने ज़रा भी जोर नहीं डाला। वो जानता है जिया एक ही दिन में उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उन दोनों को मिले सिर्फ एक ही दिन हुआ है, और एक दिन में जिया उसके साथ पूरा खुलकर बात नहीं कर सकती, उसे अपनी पूरे दिल की भावनाएं बता नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे वो जिया का विश्वास जीत लेगा, और एक दिन आएगा जिया खुलकर उससे बात करेगी। थोड़ी देर बाद नौकर आकर सूप देकर जाता है जिया के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी। सूप को देखकर जिया ने बहुत सारे नखरे किए थे, लेकिन विराज ने बहुत प्यार से उसे पिला दिया था और वापस से उसे लेटा दिया। जब तक डॉक्टर नहीं आते वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जिया को इस तरह देखकर उसे काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। 15-20 मिनट ही बीते थे कि डॉक्टर आ जाती हैं साहिल के साथ। अच्छे से आकर जिया को चेक करती हैं। जिया को इंजेक्शन देने की बात करती हैं, क्योंकि उसे बुखार काफ़ी था। इंजेक्शन का नाम सुनते ही जिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, किसी बच्चे की तरह। वो ऐसे रो रही थी जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा हो। ये देखकर साहिल और विराज दोनों ही हैरान थे। अब क्या करें, इंजेक्शन तो देना होगा ना अगर बुखार है। साहिल को समझ नहीं आया कि जिया इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। यह छोटे बच्चे की तरह रोते हुए विराज की तरफ देखकर कहती है, इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज़, मुझे मम्मा के पास जाना है। विराज अब लंबी सी सांस लेकर रह गया। उसने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने से मना करते हुए कहा, आप मेडिसिन दे दें, चाहे कुछ भी हो जाए। जिया को रोने तो नहीं दे सकता ना, वो बहुत मासूम सी लग रही थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया पर मेडिसिन दी और जिया को सोने को कह दिया। विराज की तरफ देखकर साहिल कहता है, 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस है, याद है ना? भूल तो नहीं गया ना? निकलना है। डॉक्टर जा चुके थे और जिया को भी मेडिसिन दे दी गई थी, पर विराज बिल्कुल जिया को छोड़कर तो नहीं जाना चाहेगा। जिया की तरफ देख रहा था, जो बेड पर बैठी हुई थी और अभी भी अपने आंसू साफ कर रही थी। उसका चेहरा और नाक बुरी तरह से लाल हो गया था। वो बहुत ज़्यादा रोई थी। विराज साहिल की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता नहीं आज मैं कॉन्फ्रेंस पर जा पाऊँगा। हम कैंसिल कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। मैं अभी मॉम को फ़ोन कर देता हूँ। जिया को इस हाल में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता मैं। उसे देखकर पाग कहता है, तुम पागल हो? पूरी मीडिया में तहलका मचा हुआ है, और जो लोग इतने आए हुए हैं वहाँ पर, जितने भी लोग तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं वो तुम्हें गलत समझेंगे। बाद में कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब है। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, इस तरह तो मत करो ना। तुम्हारा जाना बनता है। और सरिता आंटी के बारे में एक बार सोच लो, वो कितनी ज़्यादा प्लानिंग कर रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं। उन दोनों की बात सुनकर जिया कहती है, वो भी बहुत धीरे से, हम ठीक हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हो, और मैं ठीक हूँ। मेडिसिन तो मैं खा ही रही हूँ। वो बहुत ही मासूम सी आवाज़ में ये सब कह रही थी। विराज बस जिया की तरफ देख रहा था। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई थी, पर उसने बहुत कुछ प्लान किया था। विराज जिया की बात ध्यान से सुन रहा था, पर वो साफ मना करते हुए कहता है, मैं कोई मीटिंग के लिए नहीं जाऊँगा। वो उसके लिए सबसे ऊपर है, और वो जिया ही है जो उसकी टॉप प्रायोरिटी है। साहिल उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें भाभी की फ़िक्र है ना? तो उनके पास मैं रुक जाता हूँ और मॉम को भी बुला लेता हूँ। तुम अपनी मीटिंग के लिए जाओ यार। तुम्हें पता है ना सरिता आंटी कितना खुश हैं, और तेरी एक गलती सब पर भारी पड़ेगी, और तुझ पर तो बहुत ज़्यादा। विराज आने को तैयार नहीं था तो जिया उठने की कोशिश करती है। ये देखकर विराज उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे अच्छे से बिठाता है। कहता है, अगर कुछ चाहिए तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जिया मुस्कुराकर कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। साहिल भैया ठीक कह रहे हैं, आपको जाना चाहिए मीटिंग पर। अच्छा नहीं लगेगा, और माँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और सिर्फ हल्का सा बुखार है मुझे, मैं ठीक हूँ, आपको जाना चाहिए। जिया विराज को बहुत प्यार से ये सब कह रही थी, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर हैरान था।
उसकी पिछली ज़िंदगी में कोई नहीं था उसका मुनाफा या नुकसान देखने वाला। वो ठीक है या नहीं, उससे कोई ये सवाल नहीं करता था। वो पूछता ही नहीं था कि उसने क्या सोचा है। जिया के माथे को दोबारा से चेक करते हुए कहता है, ठीक है, अब बुखार भी थोड़ा कम है। वो साहिल की तरफ देख कर कहता है, तुम आंटी को बुला लो, तुम्हें अकेले ध्यान रखने को बोल नहीं सकता, तुम रख भी नहीं पाओगे। तुम खुद एक बेवकूफ़ हो और मेरी पत्नी को भी तंग करोगे। ये सुनते ही साहिल का मुंह छोटा सा हो गया, वो बिल्कुल उतर गया था। वो कहता है, साले तेरी मदद करके ना मुझे कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ी सी शर्म कर लिया कर। जब भी देख मेरी बेइज्जती करता रहता है। माँ को तो मैं बुला ही लेता हूँ और हाथ जोड़ के ना विनती है तेरे सामने, भाभी के सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लिया कर, उसका जनाजा मत ही निकाला कर, इतनी बेइज्जती ना किया कर मेरी। कई कई बार तो मेरा दिल करता है डूब के मर जाऊं। हमारी जिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि सच में विराज बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। वो बहुत ही छोटा सा मुंह बनाकर कहती है, आपको भैया की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कहीं सच में वो डूब कर मर गए तो क्या होगा? आप पर तो केस ही हो जाएगा। उसकी बात सुनकर तो विराज की हंसी ही निकल गई। वो हंस हंस कर पागल हो सकता था अगर उसके एक्सप्रेशन बाहर आ जाते तो। और साहिल का दिल रोने का कर रहा था। वो नकली आंसू पोंछ कर कहता है, भाभी कम से कम आप तो मेरी इज्जत रख लो। ये तो एक नंबर का अकड़ू है। आप तो अच्छी हो, जिया स्माइल करते हुए कहती है। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी भैया, और मैं आपकी बेइज्जती कम करूंगी। उसकी बात सुनकर विराज जोर जोर से हंसता है। जिया को पता ही नहीं था कि उसने क्या कह दिया है। साहिल का मुंह बिल्कुल ही उतर गया। वो बाहर की तरफ जाता है अपना फ़ोन लेकर और जाते हुए कहता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं साले विराज, तूने भाभी को भी मेरे खिलाफ कर दिया। जिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप से विराज की तरफ देख रही थी। विराज उसके माथे को चूमकर कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा समझ लो मेरे पिता का सपना है जो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिन्हें सुधारना है, पर अभी मौका ना मिले तो शायद फिर वक्त निकल जाएगा। जिया को समझ ही नहीं आया विराज किस बात की गलती की बात कर रहा है। वो कुछ भी नहीं कहती। किसी मौके के बारे में बात कर रहा है उसे भी नहीं पता था। अभी ये गलती और मौका दोनों पिछली ज़िंदगी का जिक्र था। जिया के ऊपर से ये निकल गया। विराज हमेशा ही जिया के लिए अनजान की तरह रहता था। उसे इतनी आसानी से वो समझ नहीं पाती थी। विराज को लगता था अगर उसे एक कोशिश करनी होती ना पिछली ज़िंदगी में तो वो सब ठीक कर देता, पर उसने की नहीं। जिया के माँ बाप से बात करता तो जिया को इतना दर्द नहीं मिलता, इतनी दर्दनाक मौत नहीं मिलती, और उसे खुद से दूर जाने भी नहीं देता। वो बिजनेस संभालता और उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन जिया की स्माइल देखकर विराज को अपने दिल में खुशी भर गई। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो चेंज करने चला गया। जिया बेड से टिककर आराम से लेट गई थी। चेहरे पर जो भाव थे वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जैसे उदास है किसी बात को लेकर। 5 मिनट बाद जब विराज चेंज करके आया तो उसने घर के कपड़े नहीं बल्कि बिजनेस का सूट पहना था। 3 पीस ब्लैक सूट काफ़ी कमाल का लग रहा था, बिल्कुल एक बिजनेसमैन। उसने बालों को अच्छे सेट किया हुआ था, हल्की सी दाढ़ी अपने चेहरे पर, एक अजीब सी चमक और खुशी। चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल। उसके चेहरे पर अलग सा रुतबा झलक रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपनी मंजिल को पाने के और भी करीब था। विराज ने जिया के सिर को सहलाया और उसके गालों को सहलाया और कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बस तुम आराम करना। जिया ने बस हाँ कह दिया। उसका पूरा ध्यान विराज की तरफ था। सच में उसका पति कितना हैंडसम है, उसने अपने मन में सोचा। विराज जैसा इंसान ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है जो इतना बेहतर हो, जिसमें कोई भी बुरी क्वालिटी हो ही ना। जिया बहुत ही सिंपल सी थी, साधारण से घर से। उसके सपने भी उतने ही छोटे थे, उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही साधारण थी। पर विराज उसे हर तरफ से बेहतर लगता था, रुतबे में, पैसे में और पढ़ाई में। पर वो सोचती थी विराज उसके लिए पागल था। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को बाय कह दिया था। वहीं दरवाजे के पास साहिल उन्हें देख रहा था और सोच रहा था, ये दोनों मेरी जान लेकर मानेंगे। इन्हें शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसा फील कराते हुए। क्या इन्हें पता नहीं है मैं एक सिंगल इंसान हूँ, मुझ पर तरस ही खा ले, हर वक्त लवी डवी होते रहते हैं। विराज ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बिल्कुल उसे अवॉइड करता है। साहिल का क्या है, कुछ भी बोल देता है। जिया के गाल थोड़े से गुलाबी हो गए। उसे शर्म आई। उसने कौन सा रोमांस किया था जो साहिल ऐसे कह रहा था? भले उसने कुछ ना भी किया हो, पर साहिल ने सब कुछ बक दिया था।
विराज वहाँ से अपना लैपटॉप और फाइलें लेकर निकल गया था। चेहरे पर एक अजीब सी मिस्टीरियस मुस्कान थी, आंखों में सुकून था और साथ में एक ऐसा सपना लेकर निकला था जो पूरा करना था। आज उसे उसका हक मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज, इस वक्त सब लोग उसी तरफ देख रहे थे। उस 50 मंजिला इमारत में आलीशान कैबिन में सरिता जी बैठी थी। पास में मोनिका और कार्तिक दोनों ही बैठे थे। चेहरों पर हल्का सा गुस्सा था। सरिता जी फाइल को देखकर कहती हैं, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे चाचा जी इतने गलत काम करते थे। उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को भी अपने साथ करने की कोशिश की। कार्तिक ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, और उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से पापा के बिजनेस को अपने हाथों से जाने देंगे? नहीं। वो तो विराज बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा है, उसने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है और ये सेंसर बोर्ड की मीटिंग भी सब अच्छे से हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ये बोर्ड मेंबर्स को वो अपने साथ खड़ा कर ही लेगा। वो लोग अभी बातें कर रहे हैं कि तभी गेट लॉक होता है। कमिन की आवाज़ से सरिता जी देखती हैं तो सामने एक इंसान खड़ा था, जिनके चेहरे पर घमंड, गुस्सा सब कुछ झलक रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि विराज के चाचा जी थे, जो झूठी मुस्कान और झूठी शान के साथ सरिता जी की तरफ देख रहे थे और नकली स्माइल के साथ कहते हैं, भाभी आपको विराज को समझाना चाहिए। वो ये कौन सी बेवकूफ़ी कर रहा है। ये बिज़नेस मैं इतने सालों से संभालता आया हूँ। वो तो अभी बच्चा है मेरे सामने, और आपको पता है ना, सारे बोर्ड मेंबर्स मेरा ही नाम लेंगे। सरिता जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो जानती थी विराज जब तक कोई भी चीज़ बुरा ना करे तब तक वो कुछ भी नहीं करता। विराज की ये क्वालिटी थी, वो ज़्यादा अहमियत किसी को नहीं देता, और सच में अगर कुछ बड़ा हुआ होगा तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना वो कभी कुछ ऐसा नहीं करता है। जो इंसान बिजनेस के इतने सालों से भागता आया हो, वो एक ही रात में बिजनेस करना चाहता हो, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया हो और वो हर चीज़ को टेक ओवर करने की बड़ी बात कर रहा हो, और इसके पीछे कोई बड़ी बात तो होगी ना। विराज के चाचा जी बहुत गुस्से में कह रहे थे। उनके जवाब देने का ढंग आज कुछ अलग था, पर उन्हें कोई जवाब दे नहीं रहा था। सरिता जी अपना फ़ोन देखते हुए कहती हैं, 15 मिनट में तो कॉन्फ्रेंस शुरू हो ही जाएगी, फिर देखते हैं बोर्ड मेंबर्स किसका साथ देते हैं। विराज अपनी कार में बैठा, उसके साथ उसका ड्राइवर था जो भरोसे वाला था। ये वही ड्राइवर था जो पिछली ज़िंदगी में विराट को लेने एयरपोर्ट आया था। विराज आंखें बंद कर आराम से उस पर भरोसा कर सकता था। विराज ने उन्हें देखकर कहा, काका जो मैंने आपको काम दिया था वो हो गया ना? ड्राइवर मुस्कुराकर कहता है, बेटा हमने आपका काम सुबह ही कर दिया। सारे बोर्ड मेंबर्स के घर एक एक फाइल भेज दी थी। सब पढ़ रहे होंगे शौक से, और सबको बड़ा बड़ा शौक भी लग गया होगा। विराज बस मुस्कुरा देता है। उनके ड्राइवर काका थोड़ी सी अजीब भाषा बोलते थे, पर सच्चे थे दिल के। उन्हें पता था कि विराज कभी गलत नहीं करेगा। काका फिर से कहते हैं, तुम्हें वैसे ये सच्चाई पता कैसे चली? सब तुम लोग तो कभी भी बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और हम लोगों को पता ही नहीं था वो इतना घटिया काम करते हैं। विराज उन्हें नहीं बता सकता था कि उसने ये सब कुछ पिछली ज़िंदगी में पता किया था। उन्हें 2 साल बाद सब पता चला, जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई तो कौन कौन करप्ट था, कौन कौन उसके बिजनेस के अंदर रहकर उसे खोखला कर रहा था। विराज के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान पहले ही थी, जैसे वो पहले ही जीत चुका हो। उसकी गाड़ी बड़ी सी कंपनी के सामने आकर रुकी। कंपनी को देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। पिछली ज़िंदगी में इस ऑफिस में वो कभी नहीं आया, सब कुछ बाहर से ही संभाला, लेकिन ये उसके पापा का बिजनेस था जिसमें उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी माँ ने लगाई। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने यहीं बिता दी। ये सोचकर उसे बुरा लगा कि जब तक वो लौट कर आया और जब तक उसने सब कुछ संभाला तब तक सब कुछ बिक चुका था। उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी और उसके चाचा जी ने सब कुछ धोखे से अपने नाम कर लिया था। उसकी आंखों में नमी थी, गुस्सा था। ड्राइवर ने खिड़की खोली और बाहर मीडिया के ज़ोर से वो होश में वापस लौट आया। विराज बहुत ही स्टाइल से कार से बाहर निकला। उसके पास ब्लैक कपड़े पहने 20 से भी ज़्यादा गार्ड थे। ये सारे गार्ड नए थे, सुबह ही इन्हें हायर किया गया था। विराज ने घर की पूरी सिक्योरिटी चेंज कर दी। उसे पता था घर में एक एक इंसान उसके चाचा जी का खरीदा हुआ था, घर के नौकर तक। इसलिए उसने हर चीज़ खुद की। शादी के होते ही उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। उसने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हायर किया था, और जिस सिक्योरिटी एजेंसी से उसने भरोसेमंद गार्ड्स बुलाए थे, वो पिछली ज़िंदगी में उसी सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड्स हायर करता था। और इस
सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड विराज का बहुत अच्छा दोस्त था पिछली ज़िंदगी में, इसलिए वो इन सब पर आँख बंद कर भरोसा कर सकता था। उसे ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वहीं मीडिया विराज को आवाज़ दे रही थी, पर वो कोई स्टेटमेंट दे दे कि एक दिन पहले हुए इस अनाउंसमेंट से तहलका मचा हुआ था। अब सबके मन में यही था कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का नया मालिक कौन होगा, कौन नया सीईओ बनेगा। सिंघानिया कंपनी दिल्ली की बड़ी कंपनी थी, एशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विराज के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान सब लोग देख सकते थे। वहाँ खड़े हर इंसान के मन में डर था। उन्हें लग रहा था ये लड़का ओवर कॉन्फिडेंट है, पर नहीं, वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो जीत कर जाएगा। किसी को नहीं पता था विराज के पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। असल में हर कोई बिजनेस वर्ल्ड में सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन विराज का ये रूप देखकर सब लोग उसके फ़ैन से हो गए। मीडिया अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने में लग गई थी। बहुत सारे लोग उसके फ़ैन बन चुके थे, स्पेशली लड़कियाँ। वो इतना हैंडसम जो था। मीडिया में एक लड़की कहती है, ये कितना हैंडसम है, मुझे पता चला कल इसने शादी कर ली। सुना है बहुत खूबसूरत है इसकी बीवी। दूसरी लड़की कहती है, ये सारे हैंडसम लड़के शादीशुदा ही क्यों होते हैं, हम तो लाइन भी नहीं मार सकते। कैमरामैन उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर काम के लिए आए हो, फ़ोटो खींचो। मुझे तो तरस आ रहा है, तुम दोनों कैसी बातें करने में लगी हुई हो। नया सीईओ कौन होगा ये सोचो। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का नया सीईओ कौन होगा। लड़की खुश होकर पूछ रही थी और शोर भी मचा रही थी। अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। सब लोग आपस में बातें करने में लगे हुए थे कि तभी दूर से खड़ा एक लड़का कहता है, मैंने सुना यही नया सीईओ बनेगा। ऊपर ज़्यादातर वोटिंग मेंबर्स विराज सिंघानिया के खिलाफ थे और उल्टा उसके चाचा जी के पास थे। कमल सिंघानिया, ये बिजनेसमैन का बड़ा नाम था। विराज के चाचा जी एक नंबर के घटिया और लालची इंसान थे। वो लड़की कैमरामैन को देखकर कहती है, कमल सिंघानिया, हाय हाय वो कितना लालची है। अगर वो नया सीईओ बनिया तो ये क्या करेगा, ये कितना हैंडसम है। काश यही विराज सिंघानिया सीईओ की पोस्ट पर आ जाए। मैं तो सच में इसमें शादी कर लेती। कैमरामैन उन सबको देखकर पागल हो रहा था। उसने सोचा इतनी लड़कियों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। अभी तो ये अनाउंस भी नहीं हुआ था कि ये बनेगा कि नहीं, पहले ही लड़कियाँ इसके लिए पागल थी। ऊपर के माहौल तो पता नहीं कैसे होंगे, पर मीडिया तो इस लड़के के लिए पहले ही पागल हो चुकी है। मीडिया की बातें सुन सुनकर विराज के फैंस और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो वहीं जिया टीवी पर ये सब देख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में ये सब भी होता है। वो तो एक सिंपल से मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। साहिल और उसकी मॉम उसके पास बैठे थे। साहिल की माँ जिया की तरफ देखकर कहती है, तुम चिंता मत करो, वो सब हैंडल कर लेगा। साहिल की तरह बेवकूफ़ नहीं है मेरा पुत्र, काफ़ी समझदार बच्चा है। साहिल अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मॉम क्या भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करना ज़रूरी है? वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? आप और विराट दोनों एक जैसे हो, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते रहते हो। काश मेरी भी शादी हो जाए और मेरी बीवी मेरा साथ दिया करेगी। साहिल ने ये इतनी अजीब सी शक्ल बनाकर ये बात कही कि जिया हंसते हुए कहती है, भैया आपकी शादी हो गई ना तो वो आपकी वाइफ भी आपकी इंसल्ट ही किया करेगी। वो इतनी मासूमियत से इस बात को कहती है ना कि सब लोग हंसने लगते हैं। साहिल बेचारगी से जिया की तरफ देखकर कहता है, भाभी आप पर ना विराज का एक ही दिन में रंग चढ़ गया है, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सॉरी। जिया की बात सुन साहिल कहता है, भाभी तुम ना बहुत मासूम हो। तो मासूम सी लड़की को उस आदमी ने अपनी बाहों में फंसा लिया है। वो तुम्हें पता है कितना अकड़ू इंसान है। वहीं बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। बड़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में 50 से भी ज़्यादा लोग बैठे थे। वोटिंग शुरू होने में 15 मिनट अभी बाकी थे। कमल सिंघानिया अपनी पत्नी कांता सिंघानिया के साथ एक साइड पर बैठा था। चेहरे पर घमंड भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जीत ही चुका है। वहीं टॉप फ्लोर पर एक लग्जरी से कैबिन में विराज एंटर करता है। सरिता जी और कार्तिक उसकी तरफ देखकर परेशान थे। उसे कुछ कहना चाहते थे कि उसका चाचा कुछ गड़बड़ कर सकता है, वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं। विराज अपनी माँ की तरफ एक फ़ाइल पकड़ाते हुए कहता है, आप चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। वो फाइल देख सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सरिता जी के चेहरे पर सवाल थे। विराज उन्हें देखकर कहता है, आप फाइल चेक कर लीजिए। एक एक पेज के साथ उनके एक्सप्रेशन बदल चुके थे। ऐसा लग रहा था सालों से वो धोखा खा रही थी। इस रिपोर्ट को देखकर उनका दिल बहुत विचित्र सा हो गया।
विराज ने उस ऊंची सी बिल्डिंग से शहर को देखते हुए कहा, जो मेरा है वो मैं लेकर रहूँगा, आप चिंता मत करें, उसे मैं हासिल करके रहूँगा और आपको किसी को भी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे अरेंजमेंट पहले ही कर दिए हैं, सब कुछ पहले से चेक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती और मुझे जो भी बताना है मैं बता चुका हूँ। सरिता जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उनके बेटे ने तो पूरा का पूरा प्लान ही चेंज कर दिया था। कार्तिक ने फाइल देखी, उसके तो होश उड़ गए। वो 5 मिनट बाद ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, माय गॉड, तुमने ये कैसे किया, वो भी एक ही रात में। मुझे तो 1 साल से भी ज़्यादा वक्त लग जाता, मैं तब भी नहीं कर पाता। तुम्हें कैसे पता ये 20 से ज़्यादा लोग करप्ट हैं? तुम जानते हो ना, टोटल वोटिंग सिर्फ 39 लोगों की होगी। मॉम की वोटिंग काउंट ही नहीं होगी। विराज हंसते हुए कहता है, अभी भी मुझ पर शक है क्या? मोनिका चुपचाप से बैठी थी और विराज को देखकर कहती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है परसों तक जिस विराज को जानती थी वो तुम हो ही नहीं। उसकी बात सुन विराज के चेहरे के भाव 2 सेकंड के लिए बदल से गए। फिर उसने खुद को ठीक किया, जैसे वो कह रहा हो कि मैं विराज हूँ, बस 2.0 विराज। ये बात वो कह नहीं सकता था क्योंकि दुनिया ये कभी नहीं जानती। उसकी मोहब्बत किसी और की हो जाती और उसकी दुनिया फिर से लुट जाती। वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चला जाता, पर इस बार वो कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। अपने दुश्मनों को गिन गिन कर मारने वाला था वो। विराज ने उनकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा, वो बस आसमान को देखता रहा कि तभी सरिता जी कहती हैं अपने असिस्टेंट को मीटिंग बुलाने के लिए। 4 लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एंटर करते हैं। हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। विराज में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ना कि हर कोई उसे देखकर डर रहा था, उससे शॉक हो रहा था। उनके चेहरे पर डर के भाव थे, ऐसा लग रहा था उनकी मौत सामने खड़ी हो। कमल सिंघानिया को कुछ बुरे होने का अंदेशा था, पर घमंड के चक्कर में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लग रहा था वोटिंग करने की ज़रूरत क्या है, मेरे पास तो ऑलरेडी 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसी घमंड के चक्कर में वो कह भी देते हैं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, भाई साहब के इतनी बड़ी कंपनी को इतने सालों से संभाल कर रखा है। विराज तो अभी बच्चा है, मेरे सामने क्या ही कर लेगा, लेकिन मेरे भाई साहब का बच्चा है, इसे अक्ल नहीं है, इतनी सारी प्रॉपर्टी को क्या ही करना है इसे। और अब दूसरी अक्ल मेरे भाई साहब को भी नहीं थी, इस बच्चे के नाम सब कुछ कर गए। विराज के नाम करके जाने की ज़रूरत क्या थी, अब देखो मेरे सामने खड़ा है। घमंड के चक्कर में कहते हैं वोटिंग कर लेते हैं, पता तो है मैं ही जीतूंगा, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना है। उनकी इन फालतू बातों से विराज को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी रहस्यमयी थी। एक एक करके वोटिंग शुरू हो गई थी। सब लोग पर्ची डाल रहे थे। सरिता जी का असिस्टेंट उमर दराज था, वो ध्यान से सब कुछ देख रहा था ताकि सरिता जी को कोई धोखा ना दे सके। जो लोग सरिता जी के साथ शुरू से काम करते थे वो भरोसे वाले थे, लेकिन कई लोगों को कमल सिंघानिया ने खरीद लिया था और अपनी तरफ कर लिया था। कांता सिंघानिया भारी सी साड़ी पहन पूरा पार्टी वाला लुक लेकर आई थी, चेहरे पर मेकअप थोप रखा था। कमल सिंघानिया की तरफ देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रही थी। असल में उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने पैसा खिलाया है बोर्ड मेंबर्स को और 20 से ज़्यादा वोट उन्हें ही मिलेंगे, इसलिए उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि नया सीईओ तो वही बनने वाले थे। 15 मिनट के बाद वोटिंग खत्म हुई और रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ। मैनेजमेंट ग्रुप ने एक एक कर पर्ची निकाली और ग्रुप ने सरिता जी के हक में फैसला सुनाया। जैसे ही वोटिंग का रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबके चेहरों के रंग उड़ गए। लास्ट में मैनेजमेंट ग्रुप के मुस्कान के साथ विराज को नया सीईओ अनाउंस कर दिया। बड़ी सी चेयर जो खाली पड़ी थी कितने सालों से, वहाँ पर सरिता जी ने हाथ पकड़कर विराज को बिठा दिया, आंखों में नमी भर। कार्तिक भी काफ़ी इमोशनल था, पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका भाई बड़ा हो गया है। मोनिका के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई, वो विराज को बचपन से देखती आई थी। कार्तिक और विराज दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। वो जानती थी विराज हमेशा ही बिजनेस से दूर भागता था और कार्तिक को कभी फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं था, और इतना बड़ा फैशन हाउस उसने अपनी मेहनत से खोला था। लेकिन ये सब कुछ जो था ना, वो सब कुछ विराज का था और उसके पापा जानते थे वो बड़ा होकर सब संभाल लेगा, वो बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेगा। और आज उसने अपनी माँ के कंधों से अपनी कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। सबके चेहरों पर खुशी थी, बता रहे थे कि कितने खुश हैं। कमल सिंघानिया गुस्से से मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों ने चीटिंग की है। 35 वोट विराज को कैसे मिल सकती है और मुझे सिर्फ 4 वोट, ये धोखा है। उसके हिस्से में 35 वोट कैसे आई, जिनमें से 15 लोग तो मेरे साथ काम करते हैं।
और ऐसा कैसे हो सकता है? विराज इस पोस्ट पर कभी नहीं आ सकता। उसे सिर्फ 20 पोस्ट तो मतलब मिल सकती है। घपला किया है ना तुम लोगों ने। उनके चेहरे पर डर था, उनकी आवाज़ में डर था। वो विराज को वोट कैसे कर सकते हैं? लेकिन विराज के चेहरे पर मुस्कान थी जो बता रही थी कि सबकी बैंड बजाई थी उसने अच्छे से। कंपनी में रहने के लिए उन्हें पहले ही सब कुछ प्लान किया था। विराज ने क्या किया था कमल सिंह घानिया सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसके सारे भांडे खुल गए थे। अब वो सीईओ तो नहीं था, विराज नया सीईओ था। आगे क्या होगा? कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं काफ़ी अटक जाती हूँ यार, असल में मेरा गला बहुत ड्राई हो रहा है और ये मौसम की वजह से दिक्कत है। आप सब कहानी को कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।